मैं श्रीमान महेंद्र पाल जी को भी निमंत्रित करता हूँ कि आपका जो व्यक्तिगत एक्सपीरियंस रहा हुआ है स्वामी जी के सानिध्य में आने के बाद, कृपया उन सभी को हम सभी दर्शकों के समक्ष प्रस्तुत करें। श्रीमान महेंद्र पाल जी। वो है क्या? आदरणीय देवी जी, हमारे आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि डॉक्टर हरमीत कौर जी और डॉक्टर रितु जी, उपस्थित प्रबुद्ध मंचस्थ गण, सम्मान और स्नेह के योग्य सभा। देखिए, स्वामी जी की जन्म वार्षिकी के उपलक्ष्य में यह हमारा कार्यक्रम है। स्वामी जी के कार्य जीवन के विषय में, जीवन वृत्त के विषय में शुरू में बेटी ने, भाई संघर्ष जी ने काफी कुछ कह दिया है। मैं थोड़ा सा उनके विचार और चिंतन को लेकर के बोलूंगा और कुछ प्रमुख बिंदु जो मेरे दिमाग में आए उन पे मैंने थोड़ा सा लिखा है। और क्योंकि कई बार बोलने में बात असंतुलित हो जाती है, टाइम ज़्यादा लग जाता है, लिखे हुए में वही है कि जो लिखा है वही बोला जाएगा, बात इधर उधर नहीं जाती। मैं इसलिए कल परसों और नरसों 2 दिन लग के जो मैंने थोड़ा सा ये लेख तैयार किया था उसी का वाचन मैं करूँगा। इसके साथ साथ आज 23 मार्च का दिन है और भारत के एक महान क्रांतिकारी, सच्चे अर्थों में एक असाधारण महापुरुष और महान बलिदानी अमर शहीद भगत सिंह जी का शहादत दिवस है। इसलिए जो सच्चे अर्थों में सत्य के अन्वेषी, वीरता और क्रांति की मिसाल थे और अपने आदर्शों के लिए, भारत की स्वतंत्रता के लिए और मानवतावाद व एक अच्छी समाज व्यवस्था के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी उन्होंने हंसते हुए दी। इसलिए आज उनके शहादत दिवस पर मैं अमर शहीद भगत सिंह, अमर शहीद राजगुरु और अमर सिंह शहीद सुखदेव तीनों को हृदय से बार बार नमन करता हूँ। हम उनके जीवन से प्रेरणा लें और उनके जैसी नस्ल, उनके जैसी पीढ़ी लगातार समाज के अंदर तैयार होती रहे, ये मैं कामना करता हूँ। अब मैं विषय पे आता हूँ। मजबूरी और शैतानी के दुख दर्दों से संसार भरा, मजबूरी और शैतानी के दुख दर्दों से संसार भरा, माथे के खौफनाक काले धब्बों से लज्जित रही धरा। अंदर से धर्म जागता जो शिक्षित इंसान रहा होता, तब दिल के छाले मिट जाते मानो भगवान रहा होता। जीने के साधन मिलते घर बंटवारा सही हुआ होता, कब रहती घोर व्यवस्था भी क्यों सुख अवरुद्ध हुआ होता। रहती जनसंख्या काबू में होती नहीं मारामारी, बनती नहीं दुनिया एक भीड़ हर वस्तु की किल्लत भारी। जड़ से मिट जाते ताप सभी जीवन कुछ और रहा होता, फिर पर्यावान मनुपुत्र क्यों 8-8 आंसू रोता, क्यों 8-8 आंसू रोता। संसार में प्रत्येक जीव जाने अनजाने चाहता है, चलिए यहाँ ले,
संसार में प्रत्येक जीव जाने अनजाने चाहता है कि उसकी जिंदगी ठीक तरह से टूटे, परंतु इसमें सबसे बड़ी बाधा संसार के दो मूल शत्रु हैं, दुख और पाप या दुख और बुराई। अब प्रत्येक जीव का डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से सोचे समझे बिना सोचे समझे जिंदगी का लक्ष्य या मंजिल है दुखों से छूटना और सुखों को प्राप्त करना। इसके लिए जरूरी है कि संसार का रूप भला और सुखी हो। बुराई और दुख बाधाएं, भलाई और सुख निवारण एवं लक्ष्य। क्योंकि दुखों से मुक्ति और सुख तो प्रत्येक चाहता ही है, और सुखी सब तभी हो सकते हैं जब सभी भले हों। क्योंकि कोई भी जीव, यहां तक कि जो दूसरों का शिकार करता है, वह भी जाने अनजाने यही चाहता है कि उसके लिए सब भले हों, उसके लिए कोई बुरा नहीं। और जब सब अपने लिए दूसरों का भले होना मांगते हैं तो स्पष्ट है कि संसार में भलाई भी उतनी ही प्राथमिक है जितना दुखों से छुटकारा और सुखों की प्राप्ति। इसलिए भला और सुखी जीवन संसार की प्राथमिक आवश्यकता है। अब संसार में प्रत्येक जीव दुखों से छूटना वह और सुखी होना चाहता है, परंतु संसार एक सुखद व्यवस्था नहीं है। यहां सुखों के साथ साथ दुख भी है, बल्कि दुख ज्यादा है और सुख थोड़े। और वास्तव में दुखों वाला फैक्टर इतना ज्वलंत है कि महात्मा बुद्ध जैसे कई विचारकों व महापुरुषों ने तो संसार को दुखों का घर ही कह दिया है। परंतु बुद्ध के कहे अनुसार केवल तृष्णा ही दुखों का मूल कारण नहीं है। अब मेरे घुटने में दर्द है तो इसमें तृष्णा कहां से आ गई? सर्दी के मौसम में अगर मुझे बचाव के लिए कंबल चाहिए तो यह तो तृष्णा नहीं है। कोई 3 दिन से भूखा हो और अपने अस्तित्व के लिए रोटी की इच्छा करे तो इसे तृष्णा कैसे कहा जा सकता है? इसलिए मोटे तौर पर दुखों के 2 मूल कारण हैं, मजबूरी और शैतानी, यानी अभाव और विकार। आखिरकार तृष्णा भी मन की एक शैतानी ही तो है। तो फिर इसका रिमेडियल यानी निराकरण, इसका इलाज, इसका समाधान क्या हो? समाधान है रोटी और धर्म। रोटी और धर्म यानी अभाव व कष्टों से निजात और नैतिकता, या अस्तित्व रक्षा, सार्वभौमिक प्यार और स्वतंत्रता, या प्यार, विचार, आहार और संस्कार। इसमें भी नैतिकता या धर्म पहले और रोटी इसके फल स्वरूप प्राप्त होने वाली प्रक्रिया है। नैतिकता होगी तो ही सबके लिए रोटी का प्रबंध होगा, अन्यथा थोक में रोटी होते हुए भी लोग भूखे मरेंगे और वे नालियों में कूड़े में फेंकी जाती रहेंगी। नैतिकता या अच्छाई होगी तो प्राकृतिक दुखों का भी इंसान मिलजुल कर समाधान निकाल लेगा, और अगर समाधान भी नहीं निकालेगा तो मिलजुल कर उन्हें इतना बांट लेगा कि वे एकदम नेग्लिजिबल से या नहीं के बराबर हो जाए। इसलिए स्वामी जी की विचारधारा का लक्ष्य है एक ऐसी समाज व्यवस्था या ऐसी विश्व व्यवस्था का निर्माण जिसमें प्रत्येक व्यक्ति सुखी और भला हो, जिसमें सबके लिए रोटी यानी आवश्यकताओं की पूर्ति भी हो, और सब नैतिक यानी सतर्क
सशक्त और सशर्त भी हो। तो फिर यह स्थिति आए कैसे, यानी समाज और विश्व में इंसान को नैतिक या अच्छा बनाया कैसे जाए? इसका जवाब है परिस्थिति और मानसिकता। एक तीसरी चीज और भी है जिसका मैं बाद में उल्लेख करूंगा। परिस्थिति और मानसिकता, तथा इसमें भी मानसिकता पहले, क्योंकि मानसिकता से ही परिस्थितियों का निर्माण हो पाएगा और इसके लिए आवश्यक है शिक्षा और सुधार। अब शिक्षा क्या है और सुधार क्या है? डॉक्टर कोहली और स्वामी जी के चिंतन में ये बातें बिल्कुल क्लियर, एकदम स्पष्ट हैं, परंतु इनको लेकर कैसे आया जाए, प्राप्त कैसे किया जाए, व्यक्ति को नैतिक किस विधि से बनाया जाए, बात यहां पर आकर अटक जाती है। स्थिति यहां पर थोड़ी सी अस्पष्ट रहती है। स्वामी जी से जब जब भी इस विषय में पूछा गया तो उत्तर मिला कि यह विषय प्रैक्टिकल है, थ्योरी या शब्दों में बताने का नहीं है। अगर इसे समझना है तो यहां रहकर देखिए और समझिए कि हम कैसे करते हैं। शायद डॉक्टर कोहली जी ने भी उनके सामने भी यही बात रखी हो। अब नैतिक और विवेकपूर्ण मेंटेलिटी तथा इसके अंतर्गत शिक्षा, सुधार, नैतिकता, अच्छाई या सच्चे अर्थों में धर्म को कैसे अचीव किया जाए, इस प्रश्न को उत्तर के लिए मैं डॉक्टर हरमीत जी की ओर रख रहा हूं, जो शायद अब नहीं है, तो चलिए उनके लिए मैं छोड़ रहा हूं। मैं डॉक्टर हरमीत जी की ओर रख रहा हूं। इस विषय में मनोधार्मिक चिकित्सा पद्धति, साइको रिलीजियस थेरेपी, यानी साइको रिलीजियस थेरेपी क्या कहती है या मनोधार्मिक चिकित्सा प्रणाली क्या है, थोड़ा सा खुलासा करें। लेकिन यह खुलासा व्यक्ति को पॉजिटिव और नैतिक यानी शिक्षित बनाने के बारे में हो, उसे लिटरेट और पढ़ा लिखा बनाने के बारे में नहीं। नैतिकता, अच्छाई व शिक्षा के विषय में हो, लिटरेसी के ऊपर नहीं। अन्यथा मानसिकता और नैतिकता के विषय में एक विचारधारा मार्क्सवाद की है, जो मानसिकता को सर्कमस्टांसिस की मैकेनिकल प्रोडक्ट तथा नैतिकता को एक बुर्जुआ संस्कार या वर्ग नैतिकता यानी पूंजीपति और सर्वहारा, दो वर्गों में से प्रत्येक वर्ग की सामूहिक आवश्यकता बताती है और घोषणा करती है कि परिस्थितियां सुधार देने पर, मैं थोड़ा सा शांति चाहूंगा, बिल्कुल जितनी देर आप थोड़ा सा चलेगा, मैं महत्वपूर्ण बातें व्यर्थ का समय बर्बाद नहीं करूंगा, बिल्कुल टू द पॉइंट बात करूंगा। प्रत्येक वर्ग की सामूहिक आवश्यकता बताती है और घोषणा करती है कि परिस्थितियां सुधार देने पर मानसिकता तो अपने आप ठीक हो जाती है या बन जाती है, परंतु क्रियात्मक प्रयोगों के परिणाम क्या रहे। 1917 से 1991 के कालखंड में लगभग 74 वर्षों तक मार्क्सवाद का बोलबाला रहा, परंतु इसके बाद जब रूस विघटित हुआ तो तुरंत 15 अलग अलग मजहबी देशों में बदल गया। पूरे 74 साल तक साम्यवादी परिस्थितियां देने के बावजूद लोगों की मजहबी मानसिकता नहीं बदल पाई और आज उन देशों में मजहब के आधार पर युद्ध होते हैं। अकेली परिस्थितियों के आधार पर सही मानसिकता और नैतिकता न आने के कारण शासन की बागडोर संभालने वाले तमाम जिम्मेदार लोग खूनी तानाशाहों में बदल गए। समाज शासक और शासितों में बदल गए और हर जगह सत्ता और पूंजी एक स्थान पर इकट्ठे होकर बड़ा खतरनाक व दर्दनाक मंजर पेश करने लगी। व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर क्रूर शैतान और अय्याश राजाओं के राज खड़े हो गए, जिनमें कीड़े मकोड़ों की तरह जनता मारी गई। दुनिया भर में दम तोड़ रहे राजतंत्र पुनः जीवित हो उठे और एक समय वह भी आया जब व्यवस्थाएं मर गई और केवल सेनाएं व राज्य शेष रह गए। प्रश्न पूछा जा सकता है, मार्क्सवाद व साम्यवाद के नाम पर हमें क्या मिलेगा? उत्तर कोरिया,
या चाइना या कंबोडिया या रोमानिया या फिलीपींस? जीते जागते धरती के नरक शासकों के रूम में जिनके खूंखार शैतानों के नाम सुनते ही आदमी का रोम रोम सिहर उठता है। कहा जा सकता है कि परिस्थितियां बदलने के लिए शासक का पावरफुल होना अनिवार्य है, परंतु अकेले परिस्थितियों के दम पर सही मानसिकता और नैतिकता न आने के कारण यदि शासक ही नरपिशाच और जनता का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाए, तब कहीं पर भी यह साबित नहीं हुआ कि केवल परिस्थितियां बदलने से व्यक्ति की मानसिकता बदल गई और वह नैतिक तथा ईमानदार हो गया, जो सही जीवन जीने की पहली शर्तें हैं। इस सब के उत्तर में अक्सर एक बात कही जाती है, इस सब के उत्तर में अक्सर एक बात कही जाती है कि वह मार्क्सवाद लागू ही नहीं हुआ। मैं महसूस करता हूं कि मैं थोड़ा सा समय ले रहा हूं आप लोगों का, लेकिन थोड़ा सा काम की बात समझकर मुझे थोड़ा झेल लें कुछ देर के लिए। क्यों? क्या कहीं भी साम्यवाद या मार्क्सवाद लागू नहीं हुआ? तमाम साम्यवादी देशों में धूम तो खूब मची रही इस बात की कि वहां साम्यवादी व्यवस्थाएं हैं। तब क्या हुआ? इतने सालों तक सामने तो यही आता रहा और खूब ढिंढोरा पीटा जाता रहा कि अमुक अमुक देशों में साम्यवादी सिद्धांतों के अनुसार जीवन यापन होता है। अगर वहां मार्क्सवाद नहीं था तो क्या हर जगह इतने सालों तक मार्क्सवाद और साम्यवाद का स्वांग था? क्योंकि घोषणा और प्रचार प्रसार तो इसी बात का किया जाता रहा कि वहां साम्यवाद है। तब फिर सवाल उठता है कि जब अधिनायकवाद के अंतर्गत सब कुछ आपकी मुट्ठी में था, आप इतने पावरफुल थे कि आपकी इच्छा के बगैर चिड़िया भी पर नहीं मारती थी और आप कार्ल मार्क्स के परम समर्पित और उत्साही भगत थे, तब पूरा जोर लगाने के बाद इस प्रकार की अनुकूल परिस्थितियों में भी आप साम्यवाद लागू नहीं कर सके, इसे नहीं लाया जा सका, तो फिर दुनिया में मार्क्सवाद कैसे आ सकता है? और इससे भी महत्वपूर्ण प्रश्न कि जब कोई विचार अप्लाई ही नहीं किया जा सके, हर स्थान पर व्यवहार की जगह उसका स्वांग हो, तो फिर वह विचार व्यावहारिक और सही कैसे है? मार्क्स कहता है कि विचार की कसौटी व्यवहार है। अगर किसी विचार को बड़ी संख्या में लोग व्यवहार में नहीं उतार पाते, फॉलो नहीं करते या उस विचारधारा के नाम पर उसका स्वांग करते हैं, तो इसके लिए दोषी व्यक्ति या जनता नहीं, बल्कि वह विचार ही दोषी, त्रुटिपूर्ण और अव्यावहारिक है। वह व्यवहार में लाया ही नहीं जा सकता। धर्म के नाम पर जब आपने हर जगह धर्म का स्वांग देखा तो उसे अफीम करार दिया। तब आपके ही अनुसार जब मार्क्सवाद और साम्यवाद के नाम पर हर जगह उसका स्वांग हुआ, कहीं भी वह लागू नहीं हुआ, तब मार्क्सवाद एक अफीम क्यों नहीं है? परंतु बात असलियत में कुछ और है। लागू तो वह हर जगह हुआ, परंतु उसके सिद्धांत गलत निकले और फेल हो गए। केवल परिस्थितियां बदलने से अपने आप मानसिकता नए उत्पन्न होने के कारण और स्थितियां तथा व्यवस्था बदलने के लिए तथा इनको बदलने से पहले व्यक्ति को शिक्षित, नैतिक और मानसिक रूप से धनात्मक न बना पाने के कारण मार्क्सवाद सिर के बल गिरा, स्वयं एक त्रासदी के रूप में सामने आया और दुनिया का सबसे बड़ा मजहब बनकर रह गया, जिसकी शरारती व कट्टरपंथी कठमुल्लाओं के द्वारा आज केवल लकीर पीटी जा रही है। वास्तव में स्थितियां बदलने से पहले मानसिकता, नैतिकता और धनात्मकता, सुधार व शिक्षा के द्वारा परम आवश्यक है, जिनके अभाव में न तो कोई व्यवस्था, नैतिकता और धनात्मकता, सुधार व शिक्षा के द्वारा परम आवश्यक है, जिनके अभाव में न तो कोई व्यवस्था बदली जा सकती है और न ही बनाए रखी जा सकती है, फेल हो जाएगी। नैतिकता और मानसिकता कितनी अनिवार्य और प्राथमिक है, यह तो इसी बात से प्रमाणित हो जाता है कि जब आप संघर्ष करके, आंदोलन करके, त्याग, तपस्या, कुर्बानी करके परिस्थितियां बदलते हैं, दूसरी व्यवस्था लेकर आते हैं,
स्वतंत्रता प्राप्त करते हैं या दूसरे किसी ऊंचे लक्ष्य को पूरा करते हैं या लड़ाई लड़ते हैं, भले ही उसमें सफल हो या असफल रह जाए, तब उस संघर्ष की अवधि में नैतिकता के बहुत ऊंचे मानदंड अपनाने और स्थापित करने पड़ते हैं। वरना आप न तो स्थितियां बदल सकते हैं, न व्यवस्था परिवर्तन कर सकते हैं और न अपना कोई दूसरा लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। इसी प्रकार जब हम किसी बेहतर या अच्छी व्यवस्था की, किसी अच्छी स्थिति की आवश्यकता की बात कर रहे होते हैं, तब भी एक नैतिक पहलू पर या एक पॉजिटिव पहलू के अंतर्गत ही यह बात कर रहे होते हैं। बाकी कुछ भी हो, बुद्ध की तरह मार्क्स भी एकांगी रहे। बुद्ध ने जहां आवश्यकता वाले पहलू को इग्नोर किया, वहीं मार्क्स ने तृष्णा, मनोविकारों और मानसिकता वाले पहलू की ऐसी तैसी कर दी तथा व्यक्ति को उसके संपूर्ण रूप में नहीं देख पाए। व्यक्ति को उसके संपूर्ण रूप में नहीं देख पाए। अब तीसरी बात जो छूट गई थी, मैं तीसरी बात की चर्चा कर रहा हूं। अब तीसरी बात की आमतौर पर मेंटलिटी तो होती है, नैतिक पहलू तो हमारी सोच या मानसिकता में होता है, हम अच्छा सोचते हैं, परंतु आदमी फिर भी गलत करता है। क्या अकेले अच्छी सोच होने पर ही काम चल जाता है? कई बार क्या बहुधा आदमी सोच तो बहुत अच्छी रखता है, परंतु फिर भी गलत और बहुत कुछ गलत कर जाता है। मेंटलिटी सही होती है और आचरण गलत होता है। सेंट पॉल एक स्थान पर कहते हैं कि दुनिया में कोई भी मनुष्य बुरा कार्य नहीं करना चाहता, परंतु वह उस समय पश्चाताप कर रहा होता है जब वह उसे कर चुका होता है। एक शराबी को अच्छी तरह पता है कि यह शराब है जो मुझे पी रही है, ज्ञान है कि उसे और उसके परिवार को बर्बाद कर रही है, छोड़ना चाहता है पर छोड़ नहीं पाता। किसी को निंदा रस का चस्का लग जाता है, जुए की आदत हो गई है, सारा दिन ताश खेलता है, इंटरनेट पर नंबर लगाता है, काम, क्रोध, लालच, अहंकार या ईर्ष्या या तृष्णा का शिकार है, सही जीवन नहीं जी पाता, उन्नति का रास्ता रुका रहता है। मेंटलिटी तो स्वस्थ है, ज्ञान है कि ये चीजें मुझे बर्बाद कर रही है, परंतु छूट नहीं पाता चंगुल से। छूटना भी चाहता है, परंतु व्यर्थ किसी न किसी रूप में फंसा ही रहता है। और तो और मोबाइल का ही व्यसन लग जाता है। देखिए, मोबाइल आवश्यकता है, लेकिन जरूरत से ज्यादा अगर उसका प्रयोग जीवन में आ जाए तो वो एक बीमारी बन जाता है। उसकी मर्यादा का उल्लंघन न हो। मोबाइल का ही व्यसन लग जाता है, जानता है कि ये मेरा नुकसान कर रहा है। मेरे एक मित्र थे, उनका एक देवता था, वो मोबाइल का इतना आदी हो गया कि जयपुर हॉस्पिटल में उसका इलाज करवाना था। एडिक्ट हो गया वो पूरी तरह। 4-5 साल का बच्चा जानता है कि यह मेरा नुकसान कर रहा है, परंतु फिर भी चिपका रहता है। कारण मन के आवेगों पर नियंत्रण का अभाव। ये प्रमुख चीज है, मन के आवेगों पर नियंत्रण का अभाव। मनोविकारों के वेग के सामने हथियार डाल देना, हार जाना। उतनी इच्छा शक्ति या आत्म बल या आत्म नियंत्रण का न होना, इसके लिए विल पावर, मनोबल, आत्म नियंत्रण या आत्म बल, कुछ भी कह लीजिए, आवश्यक है। यानी मनोविकारों पर विजय पाने के लिए आत्म बल या इच्छा शक्ति का होना। अब यह इच्छा शक्ति या आत्म बल कहां से आए, कैसे प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त हो, यह भी एक मूल प्रश्न है। कुछ तो अलग अलग व्यक्तियों में यह प्राकृतिक तौर पर संरचनागत होता है या हो सकता है, बाकी यह अर्जित कैसे, यह साधना से आता है या फिर मनोविज्ञान के पास इसे प्राप्त करने की कोई थेरेपी या विधि है, इसका भी उत्तर हम डॉक्टर हामिद जी से जानना चाहेंगे कि कैसे क्या हो सकता है इस विषय में। आदरणीय स्वामी सत्यानंद जी अपने विचारधारा में 3 प्रकार के व्यक्तियों को लेकर चलते थे: चिंतक या मसीहा, सामान्य जन या जनता और तीसरे नंबर पर नेता। शिक्षा मनोविज्ञान में विद्यार्थियों की मानसिकता और सतर पर एक बिंदु आता है
किसी कक्षा में या विद्यार्थियों के समूह में 80% विद्यार्थी वे होते हैं जो अध्यापक पर पूरी तरह निर्भर करते हैं। अध्यापक के कुछ सिखाने पर सीखते हैं और नहीं सिखाने पर नहीं सीखते हैं। 10% विद्यार्थी वे होते हैं जो अपने आप चलते हैं, अपने आप स्वभावतः अपनी प्रवृत्ति के अंतर्गत सीखते हैं। टीचर का उनके लिए रोल तो होता है परंतु नहीं के बराबर। वह बस उन्हें गाइड भर कर देता है, बस थोड़ा सा जुबानी मार्गदर्शन और वे आगे बढ़ जाते हैं, यानी लगभग बिना सिखाए भी सीख लेते हैं। और 10% विद्यार्थी वे होते हैं जो सिखाने पर भी नहीं सीखते, या तो शरारती होते हैं या एकदम मंदबुद्धि, जिनके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। अब बिल्कुल वैसा तो नहीं, परंतु थोड़े मिलते जुलते रूप में स्वामी जी के अनुसार विभिन्न मनोवैज्ञानिक सत्रों पर हम 3 प्रकार के व्यक्तियों को देख सकते हैं। संजीदा पर्यवेक्षण करने पर तुरंत हमारी समझ में यह बात आ सकती है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी महामानव, जैसे भगत सिंह का जिक्र कर रहे थे हम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी महामानव या अति मानव और सामान्य जन। अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या अति मानव या असाधारण व्यक्ति यदि पॉजिटिव दिशा में देखे जाते हैं तो नेगेटिव दिशा में भी तो देखे जा सकते हैं। हिटलर और चंगेज खान भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, बुद्ध अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है तो। इनमें पॉजिटिव दिशा के असाधारण महामानवों को हम चिंतक या मसीहा कहेंगे, तो नेगेटिव दिशा के असाधारण मनुष्यों को नेता या खलनायक, जो भी उचित लगे कह सकते हैं। लेकिन नेता सारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी व्यक्ति ही हों और मसीहा भी सारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी व्यक्ति हों, ऐसा तो नहीं है। साधारण मनुष्यों में से भी नेता और मसीहा या चिंतक बनते हैं, इस बात पर ध्यान देना आवश्यक है। अब सवाल यह है कि ये पॉजिटिव महामानव या चिंतक या मसीहा जो करोड़ों लाखों में एक होते हैं और धरती पर हमेशा मौजूद रहते आए हैं बिखरे बिखरे रूपों में, इन्हें पहचान कर एक मंच दिया जा सके तो इनकी असीम ऊर्जा सामान्य जन को अपने पीछे लगाकर पूरे संसार में बड़ी तेजी से परिवर्तन ला सकती है और हम वांछित विश्व व्यवस्था की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। केवल स्वामी जी ही नहीं, दोस्तोयेवस्की, शेक्सपियर, गेटे और अर्नाल्ड टाइनबी जैसे अनेक विचारक व लेखक इस प्रकार के 3 तरह के व्यक्तियों की बात करते हैं। अब यह एक सोचने का विषय है जिस पर गौर किया जाना आवश्यक है। धैर्य रखिए, बात खत्म होने वाली है अब आखिर में सबसे महत्वपूर्ण और विचारणीय मुद्दा यह है कि हमारी विचारधारा को कार्य रूप देने के लिए, समाज में ले जाने के लिए और लोगों के मन में मानवतावाद उत्पन्न करने के लिए क्या क्या कदम उठाए जाएं। पिछली संगोष्ठी में भी इस पर चर्चा हुई थी और कुछ महत्वपूर्ण बातें निकलकर सामने आई थी। नए पुराने कुछ जरूरी बिंदुओं का उल्लेख किया जा सकता है। नंबर 1, प्रत्येक कार्यकर्ता या सदस्य या परिवारजन विचारधारा में पूरी तरह दक्ष और समाज के सामने प्रभावशाली ढंग से अपनी बात रख पाने में सक्षम हो। नंबर 2, उदाहरण बनकर, अर्थात मानवतावादी परिवार के प्रत्येक सदस्य का जीवन विवेक, संवेदना और प्रयास तीनों ही दृष्टियों से लोगों को थोड़ा अलग से या लीक से हटकर, यानी कुछ ऊंचाई लिए हुए नजर आए, एक जल रहे दीपक की तरह। नंबर 3, यथार्थ या सत्यता पर आधारित दृष्टांतों और कहानियों वाले प्रवचन व उपदेश जिनसे प्रेरणा मिले। नंबर 4, विचार गोष्ठियां। नंबर 5, चित्रों के माध्यम से, विशेषकर चलचित्रों द्वारा विषय से संबंधित रोचक कार्यक्रम जिनमें थोड़ा कथात्मकता या दृष्टांतों का पुट रहे ताकि बोर ना हो आदमी। नंबर 6, प्रेरणा केंद्र और सेंटर। नंबर 7, प्रयोगों द्वारा शिक्षा और प्रश्नों के समाधान व उपदेश,
जैसे टॉलस्टॉय की 3%, 3 जोगी, कितनी जमीन चाहिए, प्रेमचंद की शिकारी राजकुमार, खलील जिब्रान की आत्मा का मूल्य जैसी कहानियां और प्राचीन ऋषियों व चिंतकों द्वारा विषय को स्पष्ट करने के लिए रखे जाने वाले क्रियात्मक उदाहरणों व प्रयोगों वाली शैली। नंबर 8, छोटे बच्चों को संस्कार देकर या संभव हो तो कुछ हद तक बड़ों में भी, यानी बड़ों को भी, विशेषकर माता पिता को संस्कार देकर और एजुकेट करके। नंबर 9, वातावरण यानी परिस्थितियों का निर्माण व्यवस्था के द्वारा, जिसके लिए व्यवस्था पर दबाव बनाकर एजुकेशन सिस्टम बदलवाया जाए और एजुकेशन सिस्टम में मूल्य परकता को लागू करवाया जाए। नंबर 10, मिशन से संबंधित विभिन्न कार्यों के सुचारू रूप से संचालन के लिए फेयर तरीकों और जायज साधनों से नेक कमाई में से बूंद बूंद से सागर भरने की तरह अपनी अपनी सामर्थ्यानुसार थोड़ा अर्थ संग्रह। इसके बाद सबसे जरूरी क्रियात्मक कदम व्यवस्था परिवर्तन की दिशा में यह होगा कि जगह जगह मानवतावादी जीवन शैली के पैटर्न या नमूने या रोल मॉडल खड़े किए जाएं, जो कोऑपरेशन फॉर कोएग्जिस्टेंस के सिद्धांत के मूर्त और जीते जागते रूप व उदाहरण हो कोऑपरेशन फॉर कोएग्जिस्टेंस के सिद्धांत के। एक प्रकार की मानव सेंचुरीज बनाई जाए आदर्श जीवन की, जहां सिद्धांतों की स्कूलिंग भी हो और प्रोग्रामिंग, प्रोडक्शन व डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा जरूरत की सारी चीजें उत्पन्न करते हुए रोजगार की समस्या भी हल हो। वास्तव में अगर कोई व्यक्ति सुंदर समाज के निर्माण के लिए व्यवस्था परिवर्तन की दिशा में कुछ करना चाहता है तो सबसे सही और सकारात्मक कदम यही होगा कि खामखा की राजनीति करने की बजाय अपनी अपनी सामर्थ्यानुसार जैसा समाज हम चाहते हैं या जिस बढ़िया से बढ़िया समाज व्यवस्था की हम कल्पना करते हैं, छोटे बड़े स्तर पर जैसा संभव हो उसके जगह जगह उसके पैटर्न या रोल मॉडल खड़े करें, जो समाज के लिए उदाहरण व प्रेरणा बने। जब लोग इन इकाइयों को सही स्थिति में काम करते हुए देखेंगे तो अपने आप इन इकाइयों को सही स्थिति में काम करते हुए देखेंगे जब लोग इन इकाइयों को सही स्थिति में काम करते हुए देखेंगे तो अपने आप इनसे प्रेरित व इनकी ओर आकर्षित होंगे। ये उदाहरण बन सकती हैं आदर्श व बढ़िया समाज व्यवस्था के निर्माण की दिशा पर। आमतौर पर लोगों द्वारा, विशेषकर कम्युनिस्टों या वामपंथी खेमों द्वारा यूटोपिया या आइडियलिस्टिक थ्योरी कहकर इसका मजाक उड़ाया जाता है और यूरोप में रॉबर्ट ओवन, चार्ल्स फोरियर, सेंट सिमोन तथा लुई ब्लांक जैसे बुद्धिजीवियों तथा आदर्शवादियों द्वारा जो पैटर्न्स व रोल मॉडल्स खड़े किए गए उनकी असफलता का उदाहरण दिया जाता है। परंतु ध्यान रहे, जब तक किसी सिद्धांत या स्थापना को प्राप्त नहीं कर लिया जाता तब तक वे आइडियलिस्टिक ही होते हैं, फिर चाहे कितने भी वस्तुनिष्ठ, तर्कसंगत और तथ्यात्मक क्यों न हो। वे रियलिस्टिक तभी कहलाते हैं जब उन्हें अचीव कर लिया जाए। और इसी दृष्टि से तो क्योंकि मार्क्सवादी और साम्यवादी उद्देश्य कहीं भी कभी भी प्राप्त नहीं किए जा सके, स्वयं मार्क्सवाद एक आइडियलिस्टिक थ्योरी ठहरता है, बल्कि प्राप्त करने से पहले बस 2 पेज और हैं, थोड़ा सा शांति, बल्कि प्राप्त करने से पहले ही गलत दिशा में सब कुछ बंटाधार हो गया और विकृत व शैतानी और पीड़ा भरी समाज व्यवस्था का उदाहरण बन गया। इसलिए कोई थ्योरी नहीं है सिवाय एक कुरूपता भरे भद्दे नाटक के। अब देखने की बात यह है
कि यूरोप के इन बुद्धिजीवियों की व्यवस्थाओं में कुछ मूलभूत त्रुटियां रही, उन्हें सिस्टेमेटिक सिद्धांतों के अनुसार खड़ा नहीं किया गया और वह प्रॉपर एजुकेशन व स्कूलिंग नहीं हुई। इन सब कमियों को जड़ मूल से दूर करने की आवश्यकता थी और ऐसा न होने के कारण वे असफल हो गई। परंतु सही तरीके से सही पद्धति के अंतर्गत काम किया जाए तो जरूरी नहीं कि हर बार असफलता ही हाथ लगे, सफलता भी अवश्य मिलती है। 1950 और 60 के दशक में मदर इंडिया, बंदिनी, सत्यकाम, प्यासा और 2 आंखें 12 हाथ जैसी क्लासिक फिल्में बनी। इनमें 1957 में बनाई गई वी शांताराम की 2 आंखें 12 हाथ लंबे समय तक याद रहने वाली एक माइलस्टोन फिल्म थी। इसमें फिल्म का हीरो जेलर एक ऐसा ही शानदार सफल रोल मॉडल खड़ा करता है और 6 खूंखार कैदियों पर एजुकेशन के प्रयोग करते हुए उन्हें एक दिन नैतिक देवता बना डालता है। न केवल वह उन्हें सही, सार्थक, संवेदनशील मनुष्य बनाने में कामयाब होता है, बल्कि प्रोडक्शन करते हुए रोजगार की समस्या भी बहुत बढ़िया ढंग से हल करने में सफल रहता है। कहा जा सकता है कि बाजारी शक्तियों के प्रतिनिधि समाज के दुश्मन मुनाफाखोर अपनी बिक्री पर असर पड़ते देख और अपना मुनाफा कम होते देख एक दिन उसको मरवा भी तो डालते हैं। परंतु ध्यान देने की बात है कि जब जगह जगह ऐसे रोल मॉडल खड़े होंगे, अपनी सुरक्षा में सक्षम, पूरी तरह शिक्षित, नैतिक और सुखी सवर्ग जैसी इकाइयां, तो समाज के खलनायक कितनों को मरवाएंगे या नष्ट करेंगे। अनेक होने पर तो ये पूरे समाज में प्रेरणा के रूप में छाए होंगे और आपस में जुड़े हुए होने के कारण मधुमक्खियों की तरह अपनी सुरक्षा में भी पूरी तरह सक्षम होंगे। नंबर 12, जो 12वां पॉइंट था हमारा, मानवतावादी परिवार के सभी सदस्यों में वैचारिक जुड़ाव के साथ साथ, थोड़ा सा बोलिए नहीं बच्चों, मानवतावादी परिवार के सभी सदस्यों में वैचारिक जुड़ाव के साथ साथ बायोलॉजिकल परिवार के सदस्यों की तरह आपस में भावनात्मक जुड़ाव भी हो और सभी परस्पर दुख सुख के साथी हो। इस प्रकार ये कुछ सुझाव हैं जो ठीक और व्यावहारिक भी हो सकते हैं और गलत भी। आप सब अत्यंत प्रबुद्ध हैं, स्वयं विचार कर समीक्षा कर लें। आप सब अपने सुझाव इनमें जोड़ घटा सकते हैं। श्रोतागण, स्वामी सत्यानंद जी की जन्म वार्षिकी के इस अवसर पर उनके जीवन वृत्त के ऊपर तो संघर्ष जी ने और बेटी ने काफी कुछ कह दिया है, इसलिए मैंने इधर से हटकर उनकी विचारधारा, सिद्धांतों और चिंतन पर थोड़ी चर्चा का प्रयास किया। उनके प्रेरणादायी, संघर्षमय, असाधारण और प्रतिभाशाली जीवन से प्रेरणा ग्रहण करते हुए अगर हम उनके सिद्धांतों को जीवन में उतारें, उनकी विचारधारा और चिंतन को जीवित रखें, उसकी रक्षा करें, उसे आगे बढ़ाते हुए समाज में लेकर जाएं तथा उनके सिद्धांतों के आधार पर व्यवस्था खड़ी करने का प्रयास करें या इसमें योगदान दें, तो यह उनके प्रति सच्चे अर्थों में कृतज्ञता ज्ञापन होगा। यह उनका वास्तविक स्मारक होगा और उनकी सच्ची यादगार, अर्थात उन्हें ईमानदारी से याद करना होगा। सत्य के पुजारी, पीड़ित मानवता के डॉक्टर और तपस्वी जीवन वाले उस महान व्यक्तित्व को मेरा सत सत नमन। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान महेंद्रपाल जी। श्रीमान महेंद्रपाल जी ने बहुत व्यवस्थित तरीके से आज तक के जितने भी चिंतनशील लोग हुए हैं, जिन्होंने समाज में एक नई व्यवस्था कायम करने की कोशिश की है, परंतु उनकी व्यवस्था अव्यवस्थित होने के पीछे का कारण जो रहा है उसके विषय में बहुत बड़े तरीके से होता है। केवल विवेक से व्यवस्था या मानसिकता नहीं बनती है। विवेक के साथ साथ संवेदनशीलता का भी बहुत महत्वपूर्ण उसकी भी बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता है। बगैर संवेदनीयता व्यक्ति एक नीरा टेप रिकॉर्डर या शरारती व्यक्ति बन सकता है, परंतु संवेदनीयता बहुत ही आवश्यक तत्व है। बिना संवेदनशीलता के व्यक्ति एक दूसरे के साथ सहृदयता कायम कभी भी नहीं कर सकता है।
यही कारण रहा है कि आज तक की व्यवस्थाएं सारी की सारी फेल रही है, और जिन व्यवस्थाओं को बनाने में जो उसके प्रयोक्ता थे, उन प्रयोक्ताओं में आपसी मतभेद हो जाने के कारण वो व्यवस्था ऐसे फल रही है। तो इसलिए जो स्वामी जी का एक ध्येय था, कोऑपरेटिव फॉर को एग्जिस्टेंस, इसकी नींव मानसिकता व भौतिक परिस्थिति, इन दोनों के संयोजन से ही संभव है। और जब भी कोई मॉडल तैयार करने की व्यवस्था बनेगी भविष्य में, या कोई पीढ़ी करेगी, तो उन्हें इन दोनों पक्षों को लेना ही पड़ेगा, क्योंकि बगैर मानसिकता, अच्छी मानसिकता की अच्छी व्यवस्था और बगैर अच्छी व्यवस्था के एक अच्छी मानसिकता बनना बहुत ही मुश्किल है।